हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। आज हम टेस्ट नंबर 16 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे। 20 क्वेश्चन होने वाले हैं और आपको बताना है कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, जो कि राष्ट्रकूट वंश से रिलेटेड है, जिसमें पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि वे कन्नड़ एवं संस्कृत साहित्य में अपने योगदान के लिए जाने जाते थे। तो ये बिल्कुल सही है। जो राष्ट्रकूट वंश थे, याद रखिएगा कि वे कन्नड़ और संस्कृत साहित्य में अपने योगदान के लिए जाने जाते थे। सेकंड स्टेटमेंट है कि उन्होंने एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, उसका जो निर्माण है वो राष्ट्रकूट वंश ने कराया था। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर निकल कर आता है। फिर देखिए, चोल साम्राज्य के बारे में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें बोल रहा है कि राजेंद्र चोल प्रथम ने चोल साम्राज्य का जो विस्तार है वो गंगा के तट पर किया था और गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा। और चोल ने एक कुशल नौसैनिक प्रणाली भी स्थापित की थी, जिससे वे दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण रखने में क्या हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे। ये भी हमारा सही है। फिर देखिए, चोल प्रशासन में सामंती व्यवस्था लागू थी, जिसमें कि स्थानीय सरदार जो थे उनको अपने क्षेत्रों पर पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त थी। ये गलत है। देखिए, पहली बात तो चोल प्रशासन जो थे ना, उसमें सामंती व्यवस्था क्या थी, लागू नहीं थी। याद रखिएगा इस चीज को कि सामंती व्यवस्था क्या थी, लागू नहीं थी। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा और करेक्ट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, यहाँ राजवंश दिया हुआ है और राजधानी, और उससे क्या बोल रहा है कि सही सुमेलित कौन से हैं। देखिए, गुर्जर प्रतिहार की राजधानी कन्नौज थी, प्रारंभिक चालुक्य की वातापी थी, पाल राजवंशों की जो राजधानी थी वो मुंगेर थी और बाद में गौर बनी थी। ठीक है, याद रखिएगा। और पाल वंश के संस्थापक आपको पता होगा कि गोपाल हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और बादामी के चालुक्य को प्रारंभिक चालुक्य भी कहा जाता है। याद रखिएगा ये भी। ये सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा मैच नहीं है, ये दोनों क्या है, मैच है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए, निम्नलिखित में से दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कथन 1 और कथन 2। ठीक है, अब देखिए, तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद उत्तर भारत के कुछ हिस्सों पर तुर्की नियंत्रण स्थापित हो गया। और दूसरा है कि तुर्की सेना ने बेहतर घुड़सवार रणनीति और तीरंदाजी का प्रयोग किया, जिसने कि मोहम्मद गौरी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये भी हमारा सही है और ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि महाबलीपुरम में शैलकृत वास्तुकला की जो शुरुआत है, उसका श्रेय पल्लव शासक को दिया जाता है। ठीक है, कौन से पल्लव शासक को, नाम उसमें से बताना है। ठीक है, अब देखिए, बताइए कौन सा पल्लव शासक को। तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम में शैलकृत वास्तुकला की शुरुआत की थी। याद रखिएगा, महेंद्र वर्मन प्रथम ने। ठीक है, फिर इंडो इस्लामिक वास्तुकला से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसे भी देख लेते हैं। देखिए, लिखा है इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना है कि कौन सा सही है। देखिए, इस्लामिक संरचनाएं मेहराबों और गुंबदों का प्रयोग करके बनाई गई थी। बिल्कुल सही है। भारत में जो इस्लामी वास्तुकला है में विस्तृत पशु एवं मानव आकृति का नक्काशी में प्रयोग किया गया, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा इंडियन कल्चर के जितने भी चीज़ें बनाए जाते थे उसमें ऐसा प्रयोग किया जाता था ना, विभिन्न मानव पशु के। जैसे आपने खजुराहो में भी देखा होगा। ठीक है, फिर इंडो इस्लामिक कला में ज्यामितीय पैटर्न प्रचलित थे। तो ये बिल्कुल सही है। इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, फिर ये जो क्वेश्चन है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए उसको, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, एक तरफ पे संस्थान दिए हुए हैं और दूसरी तरफ पे उसके विषय वस्तु। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय जो था, नालंदा, जहाँ मतलब नालंदा में था, नालंदा में कौन सा बौद्ध धर्म फेमस था, आपको याद होना चाहिए, महायान बौद्ध धर्म। ठीक है, महायान में महा लिख दे रही हूँ। ठीक है, और याद रखिएगा कि तक्षशिला में तो चिकित्सा और राजकला के लिए फेमस था। वल्लभी जो कि गुजरात में है, यहाँ पर हमारा वज्रयान, सॉरी, यहाँ पे हमारा हीनयान फेमस था। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे हमारा हीनयान फेमस था। ठीक है, इस तरह से अगर करेक्ट आंसर बोले तो कौन सा सुमेलित है, तो हमारा ना ये है ना ये है, सिर्फ एक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर देखिए, प्राचीन भारत में स्तूपों की संरचना के विषय में क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें बोला कि स्तूपों में प्रमुख बौद्ध हस्तियों के अवशेष मौजूद थे। ये सही है। फिर है, मुख्य गुंबद को अंड कहा जाता था। ये सही है। भक्तगण अनुष्ठान के रूप में स्तूप की परिक्रमा करते थे। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर है, मालवा के परमार शासक जो थे वो राजा भोज। ठीक है, उसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, बताना है कि कौन सा सही है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले,
वह एक प्रसिद्ध विद्वान एवं शिक्षा के संरक्षक थे, ये सही है। भगवान शिव को समर्पित भोजेश्वर मंदिर के निर्माण का श्रेय जो है वो मालवा के परमार शासक राजा भोज को दिया जाता है। भोजेश्वर मंदिर याद रखिएगा ना, ठीक है। और याद रखिएगा भोजेश्वर मंदिर किससे रिलेटेड है, कौन से गॉड से, तो भगवान शिव से, ठीक है। उन्होंने चोल साम्राज्य पर आक्रमण किया और तमिलनाडु में अपना शासक क्या है स्थापित किया। तो याद रखिएगा राजा भोज के जो अभियान है वो मुख्य रूप से उत्तर एवं मध्य भारत तक केंद्रित थे। उन्होंने तमिलनाडु या चोल साम्राज्य पर नियंत्रण स्थापित नहीं किया था, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह से अगर हम थर्ड को एलिमिनेट करेंगे तो करेक्ट आंसर इजीली निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसमें बोला जा रहा है कि प्रतिहार जो है वो पश्चिमी भारत में अरब आक्रमणों का प्रतिरोध करने में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं, सही है। फिर उन्होंने मुख्यतः हिंदू मंदिर वास्तुकला को संरक्षण दिया, जिसने बाद में अन्य क्षेत्रीय शैलियों को प्रभावित किया। फिर प्रतिहार शासक अपने सामान्य बौद्ध मठों की स्थापना के लिए जाना जाता है, तो गलत है। प्रतिहार शासक जो थे ना, उन्होंने क्या स्थापित किए थे, हिंदू मंदिरों को क्या किया था, बढ़ावा दिया था, ठीक है, हिंदू मंदिरों को, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा और ये दोनों करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए पाल राजवंश से संबंधित एक क्वेश्चन है। पाल राजवंश महायान बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। उन्होंने कई प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों की स्थापना की थी, ये बिल्कुल सही है। पाल वास्तुकला अपनी विशिष्ट बांग्ला शैली के लिए प्रसिद्ध है, जिसने कि बाद में मुगलों ने अपना स्थान ले लिया। फिर अब पाल शासन काल में निर्मित सोमपुरा महाविहार बिहार में नहीं बल्कि बंगाल में स्थित था, याद रखिएगा, ठीक है। तो हमारा अगर थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते ही क्या करना है, एक ऑप्शन ऐसा ढूंढना है जिसको आप इजीली एलिमिनेट कर सके, उसके बाद आपका आंसर निकालना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा 12th नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चालुक्य वंश के योगदान से रिलेटेड क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है कि चालुक्यों ने मंदिर वास्तुकला की बेसर शैली की शुरुआत की थी, जिसमें नागर द्रविड़ स्थापत्य शैलियों का क्या था, संयोजन था, तो सही है। फिर चालुक्यों की राजधानी बादामी में चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं जटिल मूर्तियां नक्काशी के लिए क्या थी, जानी जाती थी, ठीक है। फिर जिनमें की विशेष रूप से हिंदू देवताओं की मूर्तियां फेमस है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जनरली इसमें शिव विष्णु जैसे हिंदू देवता तो है ही, लेकिन जैन देवता भी शामिल है, याद रखिएगा इस चीज को। ऐसा नहीं है कि विशेष रूप से हिंदू है, हिंदू जैन सारे लोग हैं, ठीक है। तो जनरली मैंने आपको बताया ना कि जो मेनली रहेगा या स्पेशली जो रहता है ना, जनरली वो रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे हम इसको एलिमिनेट कर देंगे, और अगर दो को एलिमिनेट कर देंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इजीली निकल कर आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वास्तुशिल्प वारंगल में काकतीय राजवंश से हुआ है, वारंगल में काकतीय राजवंश से। तो देखिए सबसे पहले तो हजार स्तंभ मंदिर जो है, ठीक है, ये वास्तुशिल्प वारंगल में काकतीय राजवंश से हुआ है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। हजार स्तंभ मंदिर वास्तुशिल्प वारंगल में काकतीय राजवंश से इनका जन्म हुआ, हजार स्तंभ मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रारंभिक मुस्लिम आक्रमणों के महत्व का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उन्होंने नई प्रशासनिक सैन्य प्रथाओं की शुरुआत की, जिससे कि दिल्ली सल्तनत का मार्ग क्या था, प्रशस्त हुआ। ये प्रारंभिक मुगलों मुस्लिम आक्रमण के महत्व है, ठीक है, कि उन्होंने नई प्रशासनिक सैन्य प्रथाओं की शुरुआत की, जिससे कि दिल्ली सल्तनत का मार्ग प्रशस्त हुआ। फिर देखिए कि चंदेल काल में निर्मित खजुराहो मंदिर की मूर्तियों में उपरोक्त में से कितने विषय प्रमुखता से चित्रित हैं, ठीक है। तो कितने मंदिर चित्रित है बताइए। देखिए हिंदू जैन परंपराओं की देवताओं का चित्रण, देखिए हिंदू और जैन परंपराओं के देवताओं का चित्रण किया गया है, बिल्कुल सही है। कामुकता मानवीय भावनाओं के दृश्य है, बिल्कुल सही है। महाभारत युद्ध के दृश्य याद रखिएगा खजुराहो मंदिर में नहीं है। इस तरह से करेक्ट आंसर क्या निकल कर आ जाता है, ऑप्शन नंबर बी। फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, भारत में E20 सम्मिश्रण लक्ष्य और मक्का उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। आइए देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि E20 लक्ष्य का जो तात्पर्य है वो कार्बन उत्सर्जन एवं जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए पेट्रोल में 20% इथेनॉल का मिश्रण प्राप्त करना है, ये बिल्कुल सही है। E20 लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत मक्का
उत्पादन बढ़ाने की योजना बना रहा है क्योंकि यह देश में इथेनॉल उत्पादन के लिए प्राथमिक फीड स्टॉक के रूप में कार्य करता है। ये भी बिल्कुल सही है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए मिशन मौसम के बारे में दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्वेश्चन। देखिए मिशन मौसम का जो उद्देश्य है वो सटीक मौसम पूर्वानुमान जलवायु संबंधी अनुसंधान के लिए भारत की क्षमता को मजबूत करना है। बिल्कुल सही है। इस मिशन में क्या है, मौसम पूर्वानुमान के लिए उच्च प्रदर्शन वाले कंप्यूटरों, एआई आधारित मॉडलों का एक नेटवर्क स्थापित करना है। ये भी हमारा सही है। लिखा है इसका कार्यान्वयन पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया जाता है, तो गलत है क्योंकि ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा कि जब भी किसी क्वेश्चन में आपको मिनिस्ट्री दिखाई दे रही होगी तो उसके चांसेस जो है रॉन्ग होने के वो लगभग 90% तक होते हैं। ठीक है, हो सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो अगर आपको एलिमिनेट करना हो तो आप मिनिस्ट्री वाले स्टेटमेंट को ही एलिमिनेट करके आंसर ला सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे बोला है ला सकते हैं। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए स्टेटमेंट 1 एंड 2 दिया हुआ है। प्रभावी रूप से शिकायत निवारण की समय सीमा 30 दिन से घटाकर 21 दिन कर दी गई है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये है। फिर लिखा है कि केंद्रीय लोक शिकायत निवारण निगरानी प्रणाली जो है वो पोर्टल पर 1 लाख से अधिक शिकायत निवारण अधिकारियों की सूची बनाई गई है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये इसकी क्या कर रहा है, सही व्याख्या नहीं कर रहा है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा इस चीज़ को, ये फैक्ट याद रखिएगा कि 30 दिन से घटाकर शिकायत निवारण की सीमा को कितना दिन किया गया है, 21 दिन किया गया है। फिर देखिए दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत के राजनयिक संबंधों के विषय में क्वेश्चन दिया गया है। आइए उसे देख लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कि भारत और सिंगापुर ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बिल्कुल सही है। फिर ब्रुनोई भारत की एक्ट ईस्ट नीति का समर्थन करता रहा है और उसने इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग एवं टेली कमांड स्टेशन की मेज़बानी की है। ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 दिया हुआ है। तापी गैस पाइपलाइन परियोजना तुर्कमेनिस्तान के गल्किनिश गैस क्षेत्र से प्राकृतिक गैस का परिवहन करती है। एशियाई विकास बैंक इस परियोजना के लिए वित्तीय सलाहकार है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात तो जो तापी गैस लाइन परियोजना है ना, उसमें तुर्कमेनिस्तान के गल्किनिश गैस क्षेत्र के प्राकृतिक गैस का परिवहन करती है। यह बात बिल्कुल सही है। और पहली बात तो आप मुझे बताइए कि तापी में कौन कौन से कंट्री शामिल है। तो देखिए तापी में सबसे पहले तो तुर्कमेनिस्तान है, ए फॉर अफगानिस्तान है, पी फॉर पाकिस्तान है और इंडिया। ठीक है, ये 4 कंट्री क्या है, शामिल है। और याद रखिएगा कि एशियाई विकास बैंक इस परियोजना के लिए क्या दे रहा है, वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। कौन सा बैंक, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक भी दे सकता है और भी कोई बैंक दे, मतलब कि गलत करने के लिए स्टेटमेंट में हमको एग्जामिनर दे सकता है। लेकिन हमें याद रखना है कि एशियाई विकास बैंक ही इसमें शामिल है। ठीक है, इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।